जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं हम 14.1। उसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे और दैन फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो 14.1 का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। हमने अब तक जो है वो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ठीक है कि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, तो इसको हम सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर मेरे पास एक एफ फंक्शन है जो कि सेट ए से सेट बी पर मैप कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि अ फंक्शन इज़ अ रूल डेट असाइंस अ यूनिक वैल्यू ऑफ द सेट बी टू ईच वैल्यू ऑफ द सेट ए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अगर फंक्शन की डेफिनेशन आ जाए टू वेरिएबल्स के लिए, उसके लिए भी सेम डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन आ जाए थ्री वेरिएबल्स के लिए भी, उसके लिए भी वही डेफिनेशन है। इसी तरह इन द सिमिलर वे अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन एन वेरिएबल्स के लिए करना चाहें तो वो भी सेम है। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं एन वेरिएबल्स के लिए देखेंगे। ठीक है, अ फंक्शन सपोज उसके लिए भी हमें एक डोमेन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक सेट डी ले रही हूँ। ठीक है, और उसमें एन टुपल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और वो एन टुपल्स जो हैं वो रियल नंबर्स के हैं, वो इस टाइप के होंगे। ठीक है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑन डी इज़ अ रूल डेट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर डब्ल्यू। ठीक है, एक यूनिक रियल नंबर आपको असाइन करता है W टू ईच एलिमेंट इन डी। डी में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक के लिए आपको W में एक यूनिक एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं फोर्स एन वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो D है वो एज अ डोमेन है, W जो है वो एज अ रेंज काम कर रहा है। ठीक है, W बेसिकली यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ इंडिपेंडेंट लिखा गया गलती से, इसको आप डिपेंडेंट कर लें। डिपेंडेंट वेरिएबल है F का, एंड F इज़ अ फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 टू xn। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसी तरह अगर हमारे पास इस केस में अगर आप देख लें तो यहाँ पर भी ये जो अंदर पड़े हुए हैं ये इंडिपेंडेंट के तौर पे काम करेंगे, और ये जो हमारे पास है ये डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है जी, तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इन द रीजन सेट आर इन द एक्स वाई प्लेन इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर इफ़ इट इज़ द सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ द पॉजिटिव रेडियस दैट लाइज इंटायरली इन आर। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक रीजन दिया गया हो, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक रीजन है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाती हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इंटीरियर कब कहूँगी, अगर मैं इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक बॉल या एक डिस्क ड्रा करूँगी, और वो डिस्क जो है वो इस रीजन के अंदर रहनी चाहिए कम्प्लीटली। अगर इस रीजन का अगर इस डिस्क का ज़रा सा भी पार्ट इस रीजन से बाहर जाएगा तो ये जो पॉइंट जिसको मैंने सेंटर मान कर ये डिस्क ड्रा की है वो फिर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नीचे एग्जांपल दी हुई हैं, ये मैंने एक रीजन ड्रा किया है। ठीक है, ये पॉइंट ये जो दो डिस्क हैं ये इस रीजन के अंदर हैं, इसीलिए वो पॉइंट, वो डिस्क नहीं, वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है जिसके अराउंड आपने एक डिस्क बना दी है। और ये वाला पॉइंट जो कि उसकी बाउंड्री पर मैंने लगाया, और वहाँ से क्योंकि जब भी जहाँ पर भी मैं पॉइंट लगाऊंगी अगर मैं उसको सेंटर मार दी हूँ तो जितना जितना उसका ऊपर से सर्कल बनेगा उतना ही नीचे से बनेगा ना। तो चूँकि अब वो बाउंड्री पर लगा हुआ है तो उसका हाफ सर्कल बाहर जा रहा है, हाफ सर्कल अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि वो उसका पूरा सर्कल उस रीजन इस रीजन के अंदर नहीं है। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है जो अंदर लगा हुआ है, ये पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं बाउंड्री पॉइंट की। द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज़ द बाउंड्री पॉइंट ऑफ आर इफ़ एवरी डिस्क सेंटर्ड एट एक्स नॉट वाई नॉट contains the points that lie outside of R as well as points that lie in R। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास वो ये कहता है कि एक पॉइंट, ठीक है, वो बाउंड्री पॉइंट कब होगा अगर हम उस पॉइंट के गिर्द एक डिस्क बनाएं और वो डिस्क कुछ यानी कि आधा कुछ पार्ट उसका उस रीजन के अंदर होना चाहिए और कुछ पार्ट उसका रीजन से बाहर होना चाहिए।
जैसे ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप नोटिस करें तो ये पॉइंट जो है वो बाउंड्री पॉइंट कंसीडर होगा। कैसे? क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो डिस्क के उस रीजन के अंदर है, कुछ पार्ट रीजन के बाहर है, तो ये जो पॉइंट है ये बाउंड्री पॉइंट कंसीडर होगा। नोट है द बाउंड्री पॉइंट इटसेल्फ नीड नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो बाउंड्री पॉइंट है वो आपका रीजन के अंदर ही लाई करता हो, वो कहीं बाहर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जब आप उस पॉइंट के गिर्द डिस्क बनाएं, वो डिस्क का कुछ पार्ट या बहुत थोड़ा लेकिन कुछ पार्ट जो है वो उसका रीजन में ज़रूर होना चाहिए, कुछ पार्ट उसका रीजन से बाहर होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट जो बाउंड्री पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी ओपन रीजन। क्या होता है? ओपन रीजन वो रीजन होता है अगर उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, और क्लोज रीजन वो होता है जिसमें उसके तमाम बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हों, फिर उस रीजन को हम बोलते हैं क्लोज रीजन। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। ये मैंने एक ओपन यूनिट डिस्क की है एक एग्जांपल, ये ओपन है। अब देखें, ये मैंने जो यूनिट डिस्क बनाई है इसकी मैंने बाउंड्री इंक्लूड नहीं की। ठीक है, ये 1 रेडियस की डिस्क है, ये जो है ये ओपन डिस्क है, यानी कि ये रीजन जो है वो आपका ओपन है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लूँगी, इसका हर पॉइंट जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट जहाँ मर्ज़ी ड्रा कर लूँ, ठीक है, उसके गिर्द मैं एक डिस्क बना लूँ, वो डिस्क कभी भी इस यूनिट डिस्क के से बाहर नहीं जा सकती, उसके अंदर ही रहेगी। और अगर सारे पॉइंट यही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो फिर सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं इस पर कि यहाँ पर मैंने सिर्फ उसकी जो है वो बाउंड्री पर एक पॉइंट ड्रा किया है। ठीक है, बाउंड्री पर पॉइंट ड्रा करके तो मैंने उस पर सर्कल की एक डिस्क बनाई है। उसका देखिए कुछ पार्ट उस रीजन के अंदर है, कुछ पार्ट रीजन से बाहर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, बाउंड्री ऑन द यूनिट डिस्क, इट इज़ ओनली अ यूनिट सर्कल। ये सिर्फ एक सर्कल है, ना इसका अंदर वाला कुछ पार्ट शामिल है, ना इसका कोई बाहर वाला पार्ट शामिल है, सिर्फ इसकी ये बाउंड्री शामिल है। ठीक है, इस वाले हिस्से में इसकी बाउंड्री समेत अंदर वाले पोर्शन भी शामिल है, तो फिर ये कंप्लीट डिस्क है। ठीक है, ये क्लोज्ड डिस्क है। ठीक है, ये आपकी ओपन डिस्क है, क्योंकि इसमें सिर्फ अंदर वाला पोर्शन शामिल है, इसके बाउंड्री नहीं शामिल, तो ये ओपन डिस्क है। जिसकी बाउंड्री समेत अंदर वाला पोर्शन भी शामिल हो वो फिर एक क्लोज्ड डिस्क होती है। ठीक है, बाउंडेड रीजन पे आ जाए। द रीजन इन द प्लेन इज़ बाउंडेड इफ़ इट लाइज इनसाइड अ डिस्क और फिक्स रेडियस, अदरवाइज इट इज़ अनबाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ बाउंडेड सेट की और अनबाउंडेड सेट्स की। लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल्स, इंटीरियर्स ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल्स एंड डिस्क आर द एग्जांपल्स ऑफ बाउंडेड सेट। और कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अनबाउंडेड की हैं, जैसे एक लाइन की लिमिट नहीं होती कोई। ठीक है, वो एक रीजन के अंदर नहीं रह सकता, जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बाउंडेड सेट वही होगा ना जो किसी एक रीजन के अंदर रह सके। एक लाइन तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो उसके लिए कोई भी रीजन नहीं है कि वो उस पूरी लाइन को अपने अंदर कंटेन कर सके। इसी तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लगाते हैं तो आप तो जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं ना इसको और इसको, तो कोई रीजन ऐसा नहीं है जिसको कवर कर सके। ठीक है, तो इनफाइनाइट इंटरवल्स, क्वाड्रेंट, हाफ प्लेन्स, ठीक है, एंड प्लेन इटसेल्फ आर एग्जांपल्स ऑफ अनबाउंडेड सेट्स। नेक्स्ट है 14.1 के एक्सरसाइज पर आते हैं। फाइंड अ स्पेसिफिक फंक्शंस वैल्यू। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करने हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसमें आपने सिर्फ पॉइंट्स पुट करने हैं और फंक्शन के अंदर, यानी कि उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू बतानी है। जैसे अब मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x, y) = x² + xy³। आपने 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और वो आती है 0। ठीक है, इसी तरह आपने फंक्शन की वैल्यू -3, -2 पर निकालनी है इस फंक्शन की वैल्यू, तो वो जो भी आंसर आएगा आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। बाकी इसका बी और सी पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह ही बाकी भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने सिर्फ फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। तो बस आपने वो जो x और y दिया हुआ होगा, आपने उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x और y होगा उसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, मेन क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ये हैं कि आपने डोमेन फाइंड आउट करनी है फंक्शंस की और उन डोमेन्स को स्केच करना है। ठीक है, तो डोमेन्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
हमारे पास फंक्शन है f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है, हमने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन हम इसकी कैसे निकालेंगे, चूँकि अगर आपको याद हो तो जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए डोमेन की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि आपकी डोमेन जो है वो जितने भी अंदर नंबर्स होने चाहिए वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस दैन ज़ीरो आप पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म्स आ जाएंगी और माइनस वाली टर्म्स की वजह से ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा। लेकिन हम तो रियल प्लेन में रह के बात कर रहे हैं ना, यानी कि वो आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपका जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा। लेकिन हमने रियल प्लेन में रहना है, इसलिए हम सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन आ गई कि हम डोमेन जो है वो ये ले सकते हैं कि क्या ले सकते हैं कि अंदर वाली वैल्यू जो जब भी इतने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे आपने उसमें याद रखना है कि जो आपकी अंदर वाला फंक्शन है वो किसके वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, उसकी डोमेन हमेशा आपने ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो लेनी है। ठीक है, यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है, y ग्रेटर इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ से मैंने एक इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है, यानी कि y इज़ इक्वल टू, इसको मैंने जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया है, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ से मैंने इसकी एक लाइन ड्रा की है, यानी कि इसका ग्राफ बनाया है, वो ये वाली चीज़ बनती है। ठीक है, एक लाइन ये है, इसकी लाइन ये है। ठीक है, तो ये मैंने शेडेड एरिया किसके अकॉर्डिंग किया है, मैंने इसको टेस्ट पॉइंट से देखा है। टेस्ट पॉइंट हम 0 0 का यानी कि ओरिजिन हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर वो इक्वेशन इस ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन को इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इसका मतलब आपने उसको ओरिजिन की तरफ शेड करना है, और अगर वो डिसोबे कर जाए तो ओरिजिन से परे आप शेड करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो पॉइंट जो था 0 0 वाला वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास देखें क्या आता है, 0 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो 0 तो 2 से ग्रेटर नहीं होता, फाल्स हो गया। इसका मतलब इस लाइन को मैंने यहाँ पर शेड करना है, इस वाली साइड पर। अब मैं इस लाइन को इस वाली साइड पे शेड नहीं कर सकती क्योंकि वो फॉल्स हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको इधर वाली साइड पे शेड किया है। तो इसकी डोमेन में फिर क्या आएगा, इसकी डोमेन में ये लाइन आएगी और ये वाला पोर्शन आएगा। आप इनमें से कोई भी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। देखिए आपने मैथमेटिकली भी बता दिया उसकी रेंज क्या हो सकती है। ठीक है, और स्केच करके भी बता दिया कि आपने उस प्लेन एक्स वाई प्लेन में से वैल्यूज़ कहाँ से और किस पोर्शन से उठानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास एक फ़ंक्शन है ln इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। जैसे स्क्वायर रूट के लिए एक हिंट मिल जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है अगर उसकी डोमेन की बात की जाए तो वो फंक्शन आपने ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना होता है। ठीक है, देखिए एक बात ये भी आप नोटिस कर लें कि जब डोमेन हम निकालते हैं, डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो हम फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम वो वैल्यूज़ लेते होते हैं जो हमने फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है जिन पर आपका फंक्शन अनडिफाइन ना हो। ठीक है, तो या अनडिफाइन ना हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स में ना चला जाए। इसी तरह पहले तो हमने यही सोचना होता है ना कि हमने डोमेन में से वो चीज़ें निकाल देनी है बाहर जिस पर वो अनडिफाइन दे रहा होता है, और बाकी जो भी पोर्शन होता है उस पर तो वो डिफाइन ही है ना, तो वो वैल्यूज़ उसकी डोमेन में चली जाती हैं। मेन मकसद होता है उन वैल्यूज़ को ढूंढना जिस पर वो अनडिफाइन है। ठीक है, और जिस पर वो अनडिफाइन नहीं है वो वैल्यूज़ आपकी डोमेन में चले जाएंगी। अब जब हम एल एन की बात करते हैं तो एल एन में देखें बच्चे, अगर मैं इसमें ज़ीरो अगर एल एन इंटू इस वाले पोर्शन की जगह 0 रखें तो ये इन्फिनिटी आंसर देता है। ठीक है, अगर मैं ln इसके अंदर -1 रखूँ या -2 रखूँ, यानी कि माइनस की कोई भी वैल्यू रख लूँ तब भी ये डिफ़ाइन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ डिफ़ाइन किसके लिए है, ये सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफ़ाइन है। यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 को अगर मैं ग्रेटर दैन 0 रखती हूँ तब मेरे पास इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। 0 पर भी नहीं निकलती, नेगेटिव पर भी नहीं निकलती, सिर्फ किस पर, अगर मैं इस अंदर वाले पोर्शन को 0 मतलब पॉजिटिव लूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्रेटर दैन 0 लूँ, तो अगर मैं ग्रेटर दैन 0 ले रही हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन 4 आ रहा है। यहाँ से अगर आपको याद हो तो सर्कल की एक इक्वेशन बनती है जिसका रेडियस 2 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की डायग्राम बनती है। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, 2 है। लेकिन अब मैंने रीजन कौन सा लेना है, चूँकि वो कह रहा है कि ग्रेटर दैन 4 है, यानी कि इक्वल भी नहीं है उसके नीचे, यानी कि वो उसकी बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं है और बाहर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन नहीं है।
ठीक है, अंदर वाला पोर्शन नहीं है, उसके ये बाहर वाला पोर्शन है और बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं है। ये आपकी डोमेन, ये नंबर जो बाहर वाले हैं वो आपकी डोमेन में शामिल होंगे, ठीक है, यानी कि इन पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू वाई प्लस 2 ओवर वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स क्यूब। अब देखें, जब भी डिवीजन वाला कोई फंक्शन आ जाता है तो आपको पता है कि डिवीजन वाले फंक्शन में जब भी कोई एक्स और वाई इन्वॉल्व हो जाए तो आप उसको कहते हो कि अगर मैं एक्स ओवर वाई लिखूँ तो यहाँ कंडीशन एक लगी होती है कि वाई डज़ नॉट इक्वल टू 0। चूँकि हम ये इसलिए पुट करते हैं क्योंकि ये नंबर फिर इसकी डोमेन में शामिल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, डिवीजन में ये फंक्शन आ गया, जब भी इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए इसकी डोमेन निकालने को कही जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये नीचे वाला जो फंक्शन होता है इसको कहना है कि ये 0 ना हो, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन के लिए अनडिफाइन नंबर तो डोमेन में शामिल नहीं होते, इसलिए आपने वो नंबर डोमेन में से निकाल देने हैं जिस पर फंक्शन आपका अनडिफाइन होता है। तो उसने क्या कहा, डोमेन में वो सारे नंबर जाएंगे जो नॉट लाइंग ऑन द ग्राफ, जो इस ग्राफ पर लाई नहीं करे। जैसे क्योंकि अगर मैं ये वाले नंबर्स लेती हूँ, ये मेरे पास y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, डज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने ये कि इसको 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाले पोर्शन को, अगर इसको 0 नहीं होना चाहिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि y माइनस एक्स डज़ नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस एक्स क्यूब डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि y डज़ नॉट इक्वल टू एक्स, वाई डज़ नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स और y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए तो ये चीज़ बनती है, ये एक्स क्यूब का है और ये जो है ये y इज़ इक्वल टू एक्स का, यानी कि आपकी डोमेन में ये सारे नंबर होंगे शामिल सिवाय इन लाइनों पर। इन लाइंस पर कोई भी नंबर आपका आप नहीं ले सकते, क्योंकि इन लाइंस पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है, और 0 आएगी तो फिर वो नीचे चला जाएगा, और नीचे 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। वो यही कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी उठा सकते हैं, नॉट लेइंग ऑन द ग्राफ, लेकिन आपने वो पॉइंट नहीं लेने जो इस ग्राफ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस ग्राफ पर लाई करने वाले पॉइंट ले लेंगे तो ऑब्वियसली आपका फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 नीचे से आपका जो है वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका फंक्शन है वो पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा।